70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जैक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट 70 एमसीक्यू को विद कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए बच्चा, आज हम अपना सेशन का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। बच्चा, आज हमारा सेशन का पहला क्वेश्चन है डायमेंशन फार्मूला ऑफ इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन नॉट का हमें डायमेंशनल फार्मूला को निकालना है। ये क्वेश्चन हमारे जैक 2023 में आया हुआ है। पहली बात तो हम लोग इप्सिलॉन नॉट का मान भी लिख लेंगे बच्चा। इप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब इप्सिलॉन नॉट का अगर मुझे डायमेंशन निकालना है तो बच्चा हमें सिर्फ और सिर्फ इसके यूनिट से मतलब है। इसका यूनिट होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए बच्चा, कूलम का जो डायमेंशन होता है उसे हम लोग 80 लिखते हैं। इसका होल स्क्वायर करेंगे। नीचे न्यूटन, और न्यूटन का जो डायमेंशन होता है MLT-2 होता है। और मीटर का जो लिखेंगे हम लोग L स्क्वायर लिखेंगे। अब बच्चा इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो a और t का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा बच्चा। और यहां से m l स्क्वायर इंटू एल क्यू हो जाएगा t-2। फिर इसके बाद बच्चा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। m जो नीचे +1 है इसका पावर ऊपर होकर -1 हो जाएगा। l का पावर 3 है, ऊपर जाकर -3 हो जाएगा। और t स्क्वायर देखिए माइनस का 2 ऊपर जाकर +2 होकर t के पावर 4 बन जाएगा। और साथ में हमारे पास देखिए बच्चा बचेगा a स्क्वायर। इस प्रकार देखिए बच्चा, हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है। यही हमारा इप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन है। ये बच्चा देखिए एससी वर्मा में भी पूछा गया क्वेश्चन है और आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चा, अब हम लोग अपने नए क्वेश्चन की ओर आते हैं। और हमारा नया क्वेश्चन है टू चार्ज स्फीयर्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d exert a force F on each other. If charges are doubled and distance between them is double, then force. इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है बच्चा कि हमारे पास दो चार्ज स्फीयर है। देखिए बच्चा, एक चार्ज स्फीयर है हमारा देखिए यहां पर, और एक चार्ज स्फीयर है हमारा यहां पर। इन दोनों पर मान लेंगे बच्चा चार्ज Q है, और यहाँ पर भी मान लेंगे चार्ज Q है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चा D है। और तब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F है। तो देखिए हम लोग कूलम्स लॉ से फोर्स का मान लगा सकते हैं F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। देखिए F बराबर K Q से गुना करेंगे तो बच्चा Q स्क्वायर, अब बटा नीचे हो गया। इनके बीच का डिस्टेंस तो D है तो लिखेंगे D का स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे। दूसरी बार हमसे ये बोला जा रहा है कि इनके ऊपर जो चार्ज है उसे डबल कर दिया गया है और डिस्टेंस को भी डबल कर दिया गया है। तो बच्चा देखिए, जो इनके ऊपर चार्ज पहले Q था वो चार्ज बच्चा 2Q हो चुका है, और दोनों के ऊपर चार्ज जब डबल किया गया तो दोनों का चार्ज 2Q है। और इनके बीच का डिस्टेंस जो D था उसे बढ़ाकर 2D कर दिया गया है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि अब फोर्स क्या होगा। देखिए, नया फोर्स को हम लोग मानेंगे बाबू F डैश, और हम लोग सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ होता है K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। देखिए बच्चा, F डैश बराबर K, देखिए चार्ज तो अब डबल हो गया तो नीचे लिखेंगे 2Q, यहां भी लिखेंगे 2Q बटा इनके बीच का जो डिस्टेंस वो भी डबल कर दिया गया है तो इसे लिखेंगे 2D का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो KQ स्क्वायर तो रहेगा, पर 2 दूनी के 4 बाहर आ जाएगा और नीचे 4D स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए बच्चा, 4 से 4 कट जाएगा और हमारे पास बचेगा KQ स्क्वायर बटा D स्क्वायर। और जो हमारा F डैश है बच्चा वो सीधे F के बराबर है। इस आधार से हमें यह समझ में आ रहा है कि फोर्स चेंज नहीं होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन F ही रहेगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 ये करेक्ट ऑप्शन है, और ये आपके जैक 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बच्चा, अब अपने नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नया क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस लॉ के अनुसार ये कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, गॉस लॉ का फॉर्मूला होता है फाई बराबर Q नेट बटा इप्सिलॉन नॉट। तो इस आधार पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है बच्चा।
चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 कूलम चार्ज। 2 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए बच्चा, यहाँ हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे। हमारे पास फॉर्मूला होता है Q बराबर NE। देखिए हमारे पास चार्ज, देखिए बाबू 2 कूलम क्वेश्चन में दिया गया है, तो 2 कूलम बराबर n निकालना है, और एक कूलम पर जो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो बच्चा होता है 1.6 गुना 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। देखिए बच्चा, अगर कूलम से कूलम यहाँ कट जाता है तो हमारा n निकलेगा, n बराबर 2 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब बच्चा इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहां से दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 20, 20/16 इंटू 10 टू दी पावर, देखो माइनस 19 ऊपर हो जाएगा प्लस 19। देखिए बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो 10 दूना के 20 और 8 दूना का 16, तो n बराबर होगा बच्चा 10/8 इंटू 10 टू दी पावर 19। सबसे पहला बात तो वही बच्चा हम लोग को ऑप्शन देखना, जहां पर 10 टू दी पावर 19 है तो देखिए बी ऑप्शन मिल रहा है। 10 को 8 से भागा दीजिएगा बच्चा तो आएगा 1.25 इंटू 10 टू दी पावर 19। देन ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए बच्चा, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये सभी बच्चा को याद कर लेना चाहिए। एक कूलम चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज। वह कौन सा प्रॉपर्टी है जो एक चार्ज को सेटिस्फाई नहीं करता है। देखिए चार्ज में टोटल कंजर्वेशन होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लेकिन सर्कुलर लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। चलिए हमारा बच्चा अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर चार्ज होगा तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बच्चा वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं होता है। और हम लोग एक शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करेंगे, जो भी हमें चार्ज दिया गया है अगर वो चार्ज 1.6 से डायरेक्ट अगर डिविजिबल होगा तो वही चार्ज पॉसिबल होगा और बाकी चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 5.8 है, यहाँ पर 4.5 है, यहाँ पर 8.6 है। देखिए क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है बच्चा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इन सभी में ऑप्शन ए, बी और डी में जब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालोगे तो एन फ्रैक्शन में आएगा, लेकिन जब इस जगह पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या फ्रैक्शन में नहीं आएगा। आप चेक करके देख सकते हो। देखिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है Q बराबर NE। देखिए Q का मान दिया हुआ 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18। एन हमें निकालना है और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। जैसे ही काटिएगा 16 दूना का 32 कट जाएगा, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 बराबर n इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। यहां से अगर आप n का मान निकालना चाहते हैं तो 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 अपॉन 10 टू दी पावर माइनस 19। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो n बराबर 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, ऊपर में देखिए चला जाएगा प्लस 19, और प्लस 19 में से 18 घटेगा तो बचेगा 10 टू दी पावर 1। 8 बराबर देखिए 20 आया बच्चा। देखिए यहाँ पर n फ्रैक्शन में नहीं है, n एक इंटीजर है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी है जो बच्चा करेक्ट होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैक बोर्ड में पिछले साल ही आया हुआ है, इनफाइनाइट होता है बच्चा, और बहुत बार जैक बोर्ड इस क्वेश्चन को रिपीट करता है, इसलिए हमें याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन। देखिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है इसका फार्मूला होता है इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इप्सिलॉन नॉट मतलब ये मीडियम पर निर्भर कर रहा है, ए मतलब ये एरिया पर निर्भर कर रहा है, और डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स पर निर्भर कर रहा है। हमारे पास ऑप्शन देखिए थिकनेस ऑफ प्लेट्स, मास ऑफ प्लेट, डेंसिटी ऑफ प्लेट्स एंड एरिया ऑफ प्लेट।
एरिया पर निर्भर करेगा बच्चा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर इज हेल्प देन कैपेसिटी विल बी। कोई बात नहीं सर, हेल्प का मतलब होता है हमने इसको आधा कर दिया। अगर डिस्टेंस d था तो हमने डिस्टेंस क्या कर दिया, d/2। तब हमसे पूछा जा रहा है कि कैपेसिटेंस में क्या चेंज हुआ। कोई बात नहीं, अगर बच्चा अगर हम एक कैपेसिटर बनाते हैं, इस कैपेसिटर का मान लीजिए एक जगह प्लस चार्ज है, एक प्लेट पर माइनस चार्ज है, इनके बीच में डिस्टेंस d है बच्चा। अगर इनका कैपेसिटेंस देखते तो C बराबर इप्सिलॉन नॉट A/d। ये पहला इक्वेशन है। हमने दूसरी बार क्या किया, इनके बीच की डिस्टेंस को आधा किया है, तो डिस्टेंस जो बच्चा d था अब बच्चा हो गया d/2। कैपेसिटर का एरिया वही है, मीडियम भी वही है, उसमें कुछ चेंज हुआ नहीं है। तो C डैश बराबर लगाएंगे फॉर्मूला बाबू, इप्सिलॉन नॉट A/d। तो C डैश बराबर इप्सिलॉन नॉट तो वही है, एरिया वही है, बट दूरी को आपने आधा कर दिया है। देखिए 2 इप्सिलॉन नॉट A/d हो जाएगा बच्चा। इससे ये पता चलता है कि जो हमारा C डैश है 2 इंटू C हो गया, मतलब पहले से 2 गुना बढ़ गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, इंक्रीजेस 2 टाइम्स। कोई दिक्कत? बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चे, अगर हम लोग आराम से समझने की कोशिश करें तो कोई भी हार्ड क्वेश्चन इसमें नहीं है और सारे जैक बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। The electric field and potential of electric dipole vary with distance r। देखिए अगर बाबू दो चार्ज हैं, नेचर में डिफरेंट है, एक पर प्लस चार्ज है एक पर माइनस चार्ज है, अगर इनके बीच की दूरी अगर मान लीजिए 12 है, अगर मान लीजिए यहाँ सेंटर से अगर हम लोग x डिस्टेंस पर मान लीजिए x, या क्वेश्चन में अगर r बोला है तो r मान लीजिए, अगर यहाँ पर एक्सियल पोजीशन पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ई एक्सियल, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 2kp/x³। लेकिन अगर पोटेंशियल निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है kp/x²। देखिए अब x² बोलिए, आप चाहेंगे तो यहाँ r दिया हुआ तो 2kp/r³ लिख सकते हैं, यहाँ आप kp/r² r² भी लिख सकते हैं। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और पोटेंशियल है r³ और r² के टर्म में वेरी कर रहा है, तो आपको खुद ब खुद यहाँ पर ऑप्शन देखना होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी है बच्चा, यहाँ पर r³ और r² में जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी S is in series combination then the equivalent capacitance। देखिए हमारे पास 3 कैपेसिटर है, C1 C2 और C3। ये हमारा C1 है, हमारा C2 है, हमारा C3। इन सभी का मान क्या है, C है। चलिए इसका भी मान C है बच्चा, इसका भी मान C है, इसका भी मान क्या है, C है। ठीक है, इन दोनों को सीरीज में जोड़ा गया है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि C इक्विवेलेंट क्या है। C इक्विवेलेंट क्या है? देखिए जब भी किसी भी कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते हैं तो जो सीरीज का फॉर्मूला होता है 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। देन 1/CS बराबर 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। देन 1/CS बराबर C, इसका एलसीएम C हो गया, तो देखिए वहां से 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1/CS बराबर 3/C। देन CS बराबर हो जाएगा बच्चा हमारा C/3। जब इसको सीरीज में जोड़ेंगे इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा C/3। देखिए आपका ऑप्शन नंबर C यहाँ से क्या है, करेक्ट है। चलिए बच्चा अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a Wheatstone bridge if the battery and galvanometer are interchanged then the deflection of galvanometer not be change, बदलता नहीं है। अगर हम लोग बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज करेंगे तो कोई चेंज नहीं होता है डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 copper wires length L and 2L, radii R and 2R, the ratio of a specific resistance। देखिए अगर कोई वायर है कॉपर के, 2 ही कॉपर का वायर है तो मटेरियल सेम है, एक का लंबाई L है दूसरे का लंबाई 2L है। हमसे पूछा गया है उनका रेडियस R और 2R है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो क्या। देखिए बच्चा सबसे पहला बात, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है ना, ये मटेरियल का बात करता है।
मटेरियल की प्रॉपर्टी बात करता है, मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है ये उसके बारे में बात करता है। और देखिए दोनों जगह कॉपर वायर ही है, तो वायर चेंज नहीं हुआ है, इसलिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, तो दोनों जगह सेम होगा, इसलिए इसका रेशियो बदलेगा ही नहीं, तो 1:1 होगा। मान ही नहीं चेंज होगा तो रेशियो में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, किरचॉफ लूप रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन। अब देखिए इसमें मैं दो क्वेश्चन बताऊंगा एक बच्चा होता है केसीएल और एक होता है केवीएल। इस क्वेश्चन में भले आपको लूप रूल दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन रूल, इस वाले को बोलते हैं बच्चा हम लोग लूप रूल। टोटल करंट ऑन जंक्शन will always be 0। किसी भी जंक्शन पर टोटल करंट क्या होना चाहिए, 0 होता है, ये हमारा बताया था केसीएल में। और टोटल वोल्टेज इन अ लूप इज इक्वल टू 0, ये हमारा है केवीएल, सिग्मा भी बराबर 0। देखिए ये जो होता है एनर्जी कंजर्वेशन पर होता है, और ये वाला जो हमारा होता है बच्चा चार्ज कंजर्वेशन पर होता है। हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हम वो आंसर देंगे। अगर हमसे मान लीजिए बोला है केसीएल तो हम केसीएल बताएंगे, अगर हमसे बोला गया है केवीएल तो केवीएल बताएंगे। हमसे बोला गया लूप रूल, देखिए लूप रूल किसको कहते हैं, केवीएल को। किस कंजर्वेशन पर है, तो एनर्जी कंजर्वेशन पर, तो हमारा ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा करेक्ट। अगर आपसे इसके जगह पर केसीएल भी पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रहे जैक में 2 बार पूछा गया है, तो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं आपको। देखिए अगला क्वेश्चन, ए चार्ज पार्टिकल हैज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग vd से सूचित करते हैं, इसका मान आपको दिया हुआ है 4.2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है 2.1 इंटू 10⁻⁻10 वोल्ट पर मीटर। हमसे पूछ रहा है मोबिलिटी म्यू बराबर वाट, कुछ नहीं है, मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमको दिया हुआ लिख देंगे 4.2 इंटू 10⁻⁻⁴। इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ हम लिखेंगे 2.1 इंटू 10⁻⁻10। देखिए 2 बार में कटेगा बच्चा, सॉल्व करिएगा। 2 इंटू 10⁻⁻⁴, इधर से चला गया बाबू 10⁻10। 2 बराबर देखो 10 में से 4 जाएगा, 2 इंटू 10⁻6। कौन सा ऑप्शन है, 2 इंटू 10⁻6। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट। मीटर स्क्वायर, वोल्ट इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ कंडक्टर रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका सीधे फॉर्मूला होता है बाबू J बराबर सिग्मा इंटू ई, करंट डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए बच्चे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट अ टेम्परेचर इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। देखिए इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। जब भी किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है बच्चा, तो उसके अंदर कोलिजन बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन बढ़ जाता है। कोलिजन जैसे ही बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जब भी कंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का कोलिजन बढ़ेगा, और कोलिजन बढ़ने के कारण उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू, सीधे याद करिए 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये बच्चा सीधे आपको 1 लाइनर क्लास में टीचर आपको पढ़ाते होंगे। आप चाहेंगे तो इसको मैं सॉल्व भी कर सकता हूं, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए कर ही देते हैं। 1 किलोवाट घंटा बोला है बाबू,
देखिए ये एनर्जी का यूनिट है, अगर एनर्जी का यूनिट है तो सीधी सीधी बात है, अब किलोवाट को वाट में बदलने के लिए हमें 1000 से गुना करना पड़ेगा, और घंटे को अगर हम सेकंड में बदलने की कोशिश करेंगे तो 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिएगा आप तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लॉन्ग पैरेलल वायर ईच ऑफ कैरिंग करंट 1 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम पर यूनिट लेंथ। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 2-3 तरह की बातें हैं। अगर मान लीजिए 2 वायर्स हैं, पैरेलल वायर्स हैं, इनके बीच में एक में करंट I1 जा रहा है, एक में करंट I2 जा रहा है, अगर इनके बीच में बच्चा डिस्टेंस D है, अगर इनके बीच में डिस्टेंस D है, अगर करंट का डायरेक्शन सेम होगा तो ये वायर में अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इस क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वायर अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा। अगर यही 2 वायर हैं, एक वायर में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, एक वायर में करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो इनके बीच में करंट का डायरेक्शन चेंज होने से इनके बीच में रिपल्सन हो जाएगा। तो ये भी आपके पास ऑब्जेक्टिव आ सकता है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 पैरेलल वायर है जिनके बीच में करंट 1 एम्पियर है। तो देखिए I1 भी 1 एम्पियर दे रखा है, I2 भी आपको 1 एम्पियर दे रखा है। ठीक है, इनके बीच में जो डिस्टेंस भी आपको 1 मीटर दे रखा है। आपसे पूछा जाएगा फोर्स पर यूनिट। देखिए फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है μ0/2 पाई I1 इंटू I2 बटा D। सॉल्व करेंगे बच्चे, μ0 का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 बटा 2 पाई। I1 I2, I का मान 1, I2 का मान 1, D का भी मान 1, तो 1 1 से 1 कट के तो सीधे खाली यहाँ पर 1 बच गया, 2 बार में कट गया, आंसर आया 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर फोर्स पर यूनिट लेंथ है। 2 इंटू 10⁻⁷ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए। कब वायर, अगर वायर में करंट सेम डायरेक्शन होगा तो अट्रैक्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा तो रिपल्सन होगा, फोर्स निकालने का भी मैंने फॉर्मूला आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज डिटरमाइंड बाय द लेंज लॉ एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इजी क्वेश्चन। चलिए, बीच में खाली था क्या सर पर रुकिए। चलिए बच्चा, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा हमारा, वेबर पर मीटर स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ। देखिए पिछले साल का आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ बहुत सारे बच्चा लोग वेबर देख के मैग्नेटिक फ्लक्स आंसर मार देते हैं। इसको ध्यान से देखिए, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है फाई बराबर बी डॉट ए, तो फाई का यूनिट होता है वेबर, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बोलते हैं बाबू बी से, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो बी बराबर जो यूनिट हुआ बच्चा वेबर पर मीटर स्क्वायर आया, और जो बी होता है वो बच्चा हमारा होता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब यही क्वेश्चन बहुत सारे बच्चा वेबर देख के मैग्नेटिक फ्लक्स मार के आते हैं, वो गलत है। वेबर पर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है बच्चा। ठीक है बच्चा, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, the magnetic force F on a current carrying conductor of length in an external magnetic field is given by। फॉर्मूला होता है F बराबर IBL sin थीटा, इसका फॉर्मूला होगा I इंटू L क्रॉस B। रुकिए F इंटू I इंटू L क्रॉस B। बंद करिए उसको, बंद कीजिए। सॉरी बच्चा, लोग टेक्निकल इशू हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। भैया अगला क्वेश्चन भी तो होने दो यार। चलिए, अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू द करंट कैरिंग एलिमेंट्स ड्यू अपॉन डिस्टेंस ऑफ अ मिड पॉइंट एलिमेंट इज। इसमें क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि बायो-सावर्ट लॉ के अनुसार जो एलिमेंटल करंट से आर के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए हम लोगों के पास फॉर्मूला होता है डीबी बराबर के एम आई डीएल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। इसमें यह बोला जाता है कि अगर मान लीजिए हमारा कोई करंट कैरिंग वायर है, इसमें आई करंट जा रहा है, तो अगर एलिमेंटल पार्ट काट देते इसके अंदर जो डीएल का होता है, डीएल से आर डिस्टेंस पर
जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका ये फॉर्मूला होता है dB बराबर km आइडियल साइन थीटा बटा r स्क्वायर। हमसे बोला जा रहा है कि dB और r में क्या रिलेशन है, तो हमको खुद ब खुद दिख रहा है जो dB है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r स्क्वायर के। देख लीजिए बच्चा, आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट है। द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट, जो होता है बार मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड जो होती है, अगर हमारा कोई बार मैग्नेट है, अगर इसका अगर पोल है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो देखिए मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नॉर्थ से साउथ जाती है, लेकिन मैग्नेट के अंदर उनका जो डायरेक्शन होता है वो होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ, आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। ये ऑप्शन नंबर डी आपका जो होगा वो करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट। देखिए टाउ बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है बाबू mb साइन थीटा होता है, और हम लोग वेक्टर में जानते हैं कि a क्रॉस b बराबर ab साइन थीटा। इस आधार पे हम लोग टाउ बराबर लिख सकते हैं m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द एंगल ऑफ डीप एट पोल, पोल पर जो एंगल ऑफ डीप होता है बच्चा वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज डिटरमाइंड बाय, देखिए इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन होता है उसको डिटरमाइन करते हैं हम लोग लेंज लॉ और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है हमारा, इसको हम लोग एम से सूचित करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है फाई बराबर होता है एम इंटू आई। जो सेकेंडरी क्वाइल में जो हमारा फ्लक्स जनरेट होता है वो प्राइमरी क्वाइल के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो m बराबर जो हमारा फॉर्मूला होगा बच्चा वो फाई एस बटा आई पी होगा। तो m बराबर जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है हम लोग जानते हैं b इंटू ए होता है बच्चा, और करंट को हम लोग आई बोलेंगे। m मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है बच्चा न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए हुआ। और ऊपर में आप खुद ब खुद देखिए वो हमारा है ए और बटा नीचे कौची है आई। अब आगे बढ़ते हैं बच्चा, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। m बराबर न्यूटन का जो देखिए डायमेंशन होता है बच्चा होता है एम एल टी माइनस के 2 होता है। सेकेंड के लिए बच्चा हम लोग लिखेंगे टी बटा कूलम के लिए बच्चा हम लोग लिखेंगे ए टी, मीटर के लिए लिखेंगे बच्चा हम लोग एल, एरिया के लिए लिखेंगे बच्चा हम लोग एल स्क्वायर, और आई करंट के लिए बच्चा हम लोग लिखेंगे ए। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जब भी डायमेंशन निकालते हैं बच्चा इसको हम लोग बड़े ब्रैकेट में रखते हैं। अब इसको सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे। देखिए बच्चा टी से टी कट जाएगा, तो आप खुद ब खुद देख रहे होंगे एम, आप यहाँ देखिए यहाँ पर एक एल है और यहाँ पर भी देखिए एक एल है, तो एल से एल बच्चा कट जाएगा तो बचेगा एम एल स्क्वायर। अब देखिए बच्चा एम एल स्क्वायर हो गया, यहाँ पर देखिए टी माइनस के 2 हो गया बच्चा, और नीचे आप खुद ब खुद देख रहे हैं ये हमारा है a इंटू ए स्क्वायर। अब इसको आगे की तरफ जब सॉल्व करेंगे तो हमारा देखिए बचेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस के 2 एंड ए माइनस के 2। अब इस ऑप्शन को हम लोग मिलाने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस के 2 एंड ए माइनस के 2, दिस इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को खोज किया था। उन्होंने 2 नियम भी दिए थे, फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। अगला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज इंड्यूस ईएमएफ इज डिपेंड ऑन। ई बराबर जो इंड्यूस ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है एन डी फाई बटा डी टी होता है बच्चा, जहां एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स
फाई जो होता है बाबू चेंज इन, अगर यहाँ पर डी फाई लिख देंगे तो लिख देंगे चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स। और जो हमारा टाइम होता है वो होता है चेंज इन टाइम। इस आधार पे अगर हम देखें बच्चा तो हमारा पास जो ऑप्शन में दिया हुआ है फ्लक्स भी है, टर्न्स भी है, टाइम है, लेकिन रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। ये हमारा अगला क्वेश्चन हुआ। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी डेसिपेटेड इन एलसीआर सर्किट, जब एलसीआर सर्किट में जब एनर्जी का डेसिपेशन होता है सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस से होता है बच्चा। ये पिछले साल आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की। द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज आई नॉट, देन द रूट मीन स्क्वायर आई आर एम एस। हमसे पूछा गया कि यदि पीक करंट हमें आई नॉट दिया हुआ है तो हमसे पूछा जा रहा है कि आई आर एम एस क्या होगा। हम लोग पढ़ते हैं बच्चा आई आर एम एस बराबर होता है आई नॉट बटा √2। इस आधार पे ऑप्शन नंबर हमारा बच्चा 1 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन एलसीआर सर्किट द फेज एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड करंट, देखिए tan फाई बराबर जो यहाँ पर फॉर्मूला होगा बाबू एलसीआर सर्किट में XL माइनस XC अपॉन आई, यही होता है हमारा एक एलसीआर सर्किट में। ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है बच्चा।